जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि है मैथ्स पेडागोजी का, उसमें भी जो टैग वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड क्या कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन कौन से निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनकी आज हम कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो इस पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप राजर्षि क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस इन फ्यूचर में आपके पास सबसे पहले आए। इसके साथ ही अगर आपको ये टैग वर्ड्स और इसमें जो हम सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं वो पसंद आए तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि सीटेट हो गया या फिर आगे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आती है, मैथ्स की पेडागोजी आती है, वहाँ के लिए आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लास्ट टाइम चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं उस केस में भी यहाँ पे सिर्फ इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ। इसके साथ ही जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी आप इनको देखें तो सिर्फ इन वर्ड्स को नहीं, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान रखिए। इनको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ ये मैं आपको स्टार्टिंग ही वीडियो में बता देती हूँ कि मतलब बहुत सारे टीचर्स ये चीज़ बताते हैं कि ये आया तो वो निगेटिव होता है, बट ये एक्चुअली में ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपका ये मेथड काम आए। तो आप एज अ टीचर इस चीज़ को समझिए, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, तब आपको इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सेशन को बहुत ही कामली देखिए और मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपको पॉजिटिव निगेटिव या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये निगेटिव आ गया तो ये हम हटा देंगे। आप खुद उस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। आपको अपने अंदर उस कैपेसिटी को विकास करना है, उसका विकास करना है कि आप चीज़ों को हटा सकें कि बच्चे के वेलफेयरमेंट में कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी पेपर दें हमेशा याद रखिए कि सेंटर में कौन है, बच्चा है, क्योंकि हमारी पूरी एजुकेशन ही क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अब एक बच्चा है और आप एक पढ़ाने वाले अध्यापक के रूप में जाएंगे या अध्यापिका के रूप में, तो बच्चे से संबंधित कौन कौन से फैक्टर्स होंगे और इन फैक्टर्स को हम कैसे जो है बच्चे के हित में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोनों फैक्टर्स आएंगे, कुछ ऐसे भी फैक्टर आएंगे जो बच्चे को ख़राब कर सकते हैं, जो बच्चे की नॉलेज को बिगाड़ सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं जो हम लोग के पढ़ने का तरीका है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, प्रॉपर तरीका नहीं है, बस रटवाने पे जोर दिया जाता है। और जबकि हम पढ़ते ये हैं कि भाई बच्चे से ही रूट मेमोराइजेशन दूर करो, तो ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और इसको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो आप लोग जाएंगे सीटेट को एग्ज़ाम देने के बाद आगे कहीं भी, तो ये तरीका सही करने वाले खुद टीचर्स ही हैं। तो इसका इनिशिएटिव आप यहीं से स्टार्ट करिए और चीज़ों को समझ के साथ करिए। देखिए जब आप बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जब भी आप पेपर को दे रहे हैं, टैग वर्ड्स बाद में, कॉन्टेक्स्ट याद रखिए, संदर्भ में। क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे आप मैथ पेडागोजी देखें, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी का, चाहे ईवीएस का, कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, किसके संदर्भ में, किस क्लास के बच्चे के लिए कहा जा रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये तो आपके दिमाग में परमानेंट रहना ही रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अलोन शब्द का यूज़, ओनली या बहुत अधिक। क्या है ये कि सिर्फ बच्चे के हमको संज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल देना है, सिर्फ। भाई क्यों, क्या बच्चे के दूसरे पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष का क्यों करेंगे? तो ये तो गलत बात हो गई। अलोन, केवल बच्चे के हमको फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना या सिर्फ बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर ध्यान देना, शारीरिक उसके विकास से हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्यों, बच्चे का हमको सिर्फ एक ही विकास क्यों करना है? जब बच्चा है तो हम उसके ओवरऑल पीसीएससी डोमेन का ध्यान देंगे ना, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मेंटल, सबका तो ध्यान देंगे हम। तो इसीलिए बहुत अधिक मतलब हमको बैलेंस्ड स्थिति में चलना है बच्चे को लेकर, बहुत अधिक, बहुत इधर नहीं, बहुत उधर नहीं। क्लियर? तो इस तथ्य को समझ में आया? तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। जो एक्सट्रीम कंडीशन की बात करते हैं ना कि बच्चे को बहुत तेज बना देंगे, बच्चे को बहुत कम, तो वो गलत है। आपको कभी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाना है, आपको हमेशा बैलेंस्ड स्थिति में रहना है, बीच में रहना है। पहली चीज़ ये। तो एक्सट्रीम कौन है कि अकेला कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, तो इसको आपको फॉलो नहीं करना है। पहली चीज़। फन, इंटरेस्ट,
कि बच्चे को अच्छा लग रहा है, बच्चे को इंजॉयमेंट होगा, इसके लिए हम उसको कोई काम दे दिए, तो बच्चे के इंजॉयमेंट पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को इंजॉय कराने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हम बच्चे को फिजिकलिटी मतलब खेल के माध्यम से भी करा सकते हैं, ठीक है, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो क्लासरूम में उसका क्या काम है, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना, बच्चे के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना। तो फन, इंटरेस्ट, ये नहीं कि नई रुचि है तो बच्चा उसमें कर रहा है, खेल रहा है हर चीज़, ये नहीं करना है। मोनोटोनस क्लासरूम, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए क्लासरूम जो है, कैसी लर्निंग जो है कैसी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, एक सोशल प्रक्रिया, एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया। तो कोई भी क्लास हो, कक्षा के अंदर नीरसता नहीं होनी चाहिए, मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए कि सारे बच्चे शांति से मुंह बना के बैठे हुए हैं कि अरे सर तो अब ये बताएंगे, मैडम तो ये बताएंगी, तो मैम ये बताएंगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं, निरस्ता नहीं होनी चाहिए। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए, और एक्टिवली पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब आपके पढ़ाने का तरीका बेहतर होगा, तभी बच्चे को जब समझ में आएगा। होमवर्क, कि कुछ नहीं हो रहा तो चलो तुम लोग इसको होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क करके आना, या फिर उसको दे दिए कि 22 + 35 इतना, तो अब इसी तरीके का और 3-4 करके आओ कि 22 + 35 इतना, 23 + 45 कितना होगा। तो होमवर्क के रूप में भी आपको बच्चे को अधिक वो नहीं देना है, होमवर्क देना है, लेकिन जो आपने पढ़ाया है उसके बेस्ड पे, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, उसका होमवर्क देना है। कभी भी प्रैक्टिस, ड्रिल या वर्कशीट के रूप में नहीं कि दे दिया बच्चे को, काम खत्म, एक ही चीज़ कराए जा रहे हैं, बार बार कराए जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं कराना है। ड्रिल बार बार एक ही चीज़ का रिपीटेशन, ड्रिल हमेशा याद रखिएगा जब आप लैंग्वेज सेक्शन की बात करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव में आता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स आप पढ़ेंगे जिसमें ड्रिलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस नहीं, एक ही नहीं कि एक ही सोल्यूशन हमने बता दिया, बच्चे को वही रटवाए जा रहे हैं कि 4 बार करो तुमको याद हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं करानी है। क्लास मैनेजमेंट की, भाई क्लास के सारे बच्चे चुपचाप बैठे रहे इसलिए तुम लोग हेड डाउन करके और हाथ रख करके बैठे रहो, ये भी चीज़ नहीं करानी कि क्लास मैनेजमेंट के बच्चे शोर करेंगे। भाई डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अगर हमने दिखा दिया, कोई चीज़ ला के बच्चे को दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो बच्चे शोर करें, झुंड बना के हैं, तो हम दिखाते ही नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम लोग ऐसे ही करो। डायलेक्टिक कम्युनिकेशन नहीं आपको करानी है कि बच्चे को सब चीज़ आप मुँह से ही बोलकर बता रहे हैं कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्यों? क्योंकि बच्चे की अभी उतनी जो है एज उसका नहीं है कि बच्चा जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, अमूर्त चीज़ों को समझ सके। वो समझने की कोशिश कर सकता है, पर उसमें सभी बच्चों को आए ये ज़रूरी नहीं है। मिस्टेक्स, जो गलतियां होती हैं, जो एरर्स होते हैं, ये जो है नेचुरल है, पहली चीज़ याद रखिए। मिस्टेक्स को आपको नेचुरली लेना है, ये स्वाभाविक है। भाई हम भी गलती करते हैं, आप भी गलती करते हैं, ऐसा थोड़े है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने गलती ही ना करी हो तब तो वो परफेक्ट हो जाएगा, जो होता नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मिस्टेक्स आर नेचुरल, सभी करते हैं, और आपको एज अ टीचर उसको नेचुरल ही ट्रीट करना है कि कोई बात नहीं बेटा, इसको आपने ऐसे किया, ये ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, इसको ज़्यादा सही कर लो। तो क्या है कि ये अपने आप सही हो जाएगा, ये तो कभी कहना ही नहीं कि बच्चा बार बार किसी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर रहा है और आप उसको छोड़ दिए। क्यों भाई? क्योंकि अपने आप धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी तो समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा? क्योंकि आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, सही नहीं किया। तो वहाँ आपको बच्चे को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि अपने आप सही हो जाएगा, तो नहीं, अपने आप नहीं होगा, आप करेंगे, उसकी मदद करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ ये भी तथ्य ध्यान रखिए, आप नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ टीचर आपका रोल क्या है? एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइडर, आप उसको हेल्प करेंगे। वाइगोस्की की भाषा में कहें तो आप उसको स्कैफ फोल्डिंग करेंगे, उसको मचान देंगे, पाड़ देंगे, हेल्प देंगे टेम्पररी कि अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, वंस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये अपने आप तो सही नहीं होगा और आपको उसकी हेल्प करनी है। खुद सॉल्व करके बच्चे के सामने नहीं देना है, उसको स्पून फीडिंग की आदत नहीं दिलानी है। सेशन को लास्ट तक देखिए। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि टैग वर्ड है, इतना लेंदी जा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप 2 बार वीडियो को देखेंगे, ये चीज़ डेफिनेटली आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, क्या बच्चे के बेनिफिट में है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं? ये आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इधर के जितने भी हैं सारे क्या हैं? निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जो बच्चे को आपको नहीं करना है। नो इंटरवेंशन, आपने कोई हस्तक्षेप ही नहीं करना। किस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना? अब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि टैग वर्ड्स कई बार मैंने आपको कहा ना, कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना ज़रूरी होता है। ठीक, अब देखिए जैसे बच्चा है वो कोई गलती कर रहा है, क्या कर रहा है? गलती कर, अब आप उसको छोड़े हुए हैं, आप हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे, अरे छोड़ो जाने दो, अपने आप तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको हस्तक्षेप वहाँ पे करना है। अब वहीं कहाँ नहीं करना है कि बच्चा अपने से कोई चीज़ सीख रहा है, अब हो सकता है वो उसमें गलत कर रहा है, आप वो चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी आप वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि वहाँ बच्चा खुद से करके सीखेगा। हो सकता है खुद से न करे, अपने दोस्त से पूछे कि यार देखो मेरा तो ये गलत हो रहा है, तुम्हारा कैसे हो रहा है, तो वो बच्चा भी उसको बताएगा। मतलब उसकी पीयर जो ट्यूटरिंग है, जो पीयर लर्निंग है वो भी बढ़ेगी, उसका बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो एज अ टीचर आपको बच्चे के पूरे इन्वायरमेंट को देखकर उस हिसाब से उसको गाइड करना है। इसीलिए मैं कह रही थी कि टैग वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में यूज करना बेहद जरूरी है। डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देना है आपको कि हमने दे दिया बच्चे को कि देखो भाई ये अलजेब्रा है, 2x + 3y इतना है, इसका आंसर ये आ गया, छाप लो कॉपी पे, हो गया। नहीं करना ये। डायरेक्ट सोल्यूशन कभी नहीं देना है बच्चे को, सॉल्व करके नहीं देना, आपको सिर्फ प्रक्रिया बताना है, हेल्प करना है। चढ़ने का काम उनका, आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, ठीक है। जाने का काम स्टूडेंट का, ठीक। टाइम पास, ये नहीं कि भाई चलो गेम खेल लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा क्लास के अंदर, ये सब चीज़ें नहीं करना। चलो तुम लोग फिर से एडिशन करो, बार बार एक ही चीज़ करो ताकि टाइम पास हो, ये चीज़ नहीं करना। मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, फॉर्मूला, रूल्स, ये सब गलत बातें हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटा स्तर पे है, क्या है, छोटे स्तर पे, तो छोटे स्तर पे बच्चे को रूल्स को बताएंगे आप कि देखो भाई ये तो इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे रखो और क्वेश्चन निकाल लो, आंसर निकाल लो या सॉल्व कर लो। ये गलत बात है। आपको फॉर्मूला का यूज़ कम करना है, आपको रूल्स का प्रयोग बहुत ही कम करना है। बच्चे को मेमोराइज नहीं करवाना है कि नहीं रोट मेमोराइजेशन, रिवाइज करवाएंगे आप बच्चे को ताकि बच्चे से वो चीज़ भूले ना। बट मेमोराइजेशन किसकी बात हम करें, रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मार है कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b², बच्चा रटे जा रहा है, ये चीज़ आपको नहीं करानी है। बच्चे को रैंकिंग नहीं देने के लिए तुम तो खराब हो पढ़ने में, तुम गधे हो, ये चीज़ नहीं करना। ग्रेडिंग नहीं देना है बच्चे को कि ये तो बहुत तेज है, चलो तुम अलग बैठो। ग्रुपिंग नहीं करनी है, ग्रुपिंग हेट्रोजीनियस रहेगी, होमोजीनियस ग्रुपिंग नहीं रहेगी। क्लियर। एल्गोरिदम, कलन विधि कि बार बार किए जा रहे हैं एक ही चीज़, तो एल्गोरिदम नहीं अच्छा माना जाता है, कलन विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये आपके क्या थे, कुछ निगेटिव टैग वर्ड। बट विद दिस निगेटिव टैग वर्ड आपको दिमाग में जो चीज़ हमेशा रखनी है वो कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर अ प्राइमरी टीचर और प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, किस क्लास के बच्चे के लिए पूछ रहा है, 1 के लिए, 2 के लिए, किसके लिए पूछ रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब कुछ पॉजिटिव की बात कर देते हैं। यूज़ ऑफ सेंसेस, बच्चे की जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, उनका जो सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू वो टच फील करके चीज़ों को अपने इन्वॉल्वमेंट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाए, जोड़े और जोड़कर चीज़ों को सीखे। तो उससे क्या होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, अनुभवात्मक जो उसका अधिगम होगा वो होगा। तो एक्सपीरियंस लर्निंग अगर वो करता है तो वो लंबे टाइम तक उसके साथ क्या रहेंगी। तो सेंसेस का यूज़ अच्छा माना जाता है कि बच्चे को उसके सेंसेस के द्वारा यूज़ करने दो। कई बार छोटे बच्चों को गेम्स खिलाए जाते हैं तो आँख पे पट्टी बांधी जाती है कि टच करो, बताओ कौन सा है, फिगर आप बता सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है कि बच्चा इससे रिलेट करता है, जोड़ पाता है अपने आउटसाइड जो उसकी बाहर की दुनिया है स्कूल के, उसके साथ। एक्टिविटी बेस्ड, कैसा काम कराना है आपको, एक्टिविटी बेस्ड, प्ले वाला जो काम होता है, प्लेफुल लर्निंग, बच्चा खेल खेल में सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग खेल में सीखे। इंडायरेक्टिव तरीका, जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चे को पता भी नहीं लग रहा है, वो खेल रहा है, उसको लग रहा है, बट पीछे उसकी क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है, उसकी कैलकुलेशंस मजबूत हो रही है, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे प्लेफुल टेक्निक्स हैं, अगर आप YouTube पे या बहुत सारी जगह आप देख भी सकते हैं कि बच्चे को दिया जाएगा, उसके लिए पूरा एक पजल टाइप से बना दिया जाएगा कि देखो तुम्हारे पास 2 हैं, अब तुम्हें 3 में जाना है। बच्चा ध्यान से देखेगा, 1 2 3 3 वहाँ है, वो उसमें घुस जाएगा, ठीक। अब यहाँ 3 में तुमको 2 और ऐड करोगे तो कहाँ पहुँचोगे बताओ। तो बच्चा ध्यान से देखेगा, वहाँ 4 वहाँ 5 लिखा है, तो अच्छा 3 में 2 ऐड किया तो 5 पे पहुँचेंगे, तो 5 की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, बच्चा खेल रहा है बट उसका क्या है, उसका एडिशन भी हो रहा है। पीछे जाओगे 2 तो कितना होगा। तो ये क्या है, एक तरीका है, प्लेफुल टेक्निक है बच्चे को सिखाने का, उसके थॉट प्रोसेस में मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से, उसके जो लाइफ है उससे जोड़ने का। क्लियर। कंक्रीट ऑब्जेक्ट, एट द प्राइमरी लेवल आपको सबसे पहले उन्हीं वस्तुओं से बच्चा सीखता है जो कंक्रीट है। इसीलिए क्या है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, न कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। इस तथ्य को याद रखिएगा। मूर्त से अमूर्त की तरफ, पहले जिन चीज़ों को बच्चा देख सकता है, देख सकता है, टच कर सकता है, उन चीज़ों से सिखाएंगे और बाद में उसको सपोज इमेजिन, की पूरी मैथमेटिक्स से इमेजिनेशन पे बेस्ड है कि सपोज करिए इतने हैं, ठीक। अंडरस्टैंड करेगा बच्चा, उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है। स्कूल में सिखाए गए मैथमेटिक्स सम्स का जो है उसका यूज़ अब वो दुकान में आकर कर रहा है,
कि भैया मुझे इतने चाहिए, मेरे पास एक पेन की कॉस्ट अगर 2 रुपये है तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी हुई, 6 पेन की कॉस्ट कितनी हुई। अब वो जो उसने क्लास में सीखा था उसके आधार पे वो घर से ही कैलकुलेट करके जा रहा है कि मम्मा मेरे को इतने पैसे दे दो, मुझे इतने पैसे लेकर जाने हैं, मुझे इतनी पेन चाहिए। तो ये क्या है, बच्चा वहाँ पे अप्लाई कर रहा है। ये कितनी अच्छी बात है कि बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उसको अप्लाई कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीज़ों को, जो उसके नॉर्मल लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनको समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में वो ऐसी चीज़ों को सीख रहा है। तो इससे अच्छी क्या चीज़ चाहिए? क्योंकि अगर आप शिक्षा लेते हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में उसका सार्थक रूप में सही तरीके में प्रयोग कर सकें। रिलेटेड टू डेली लाइफ, आपके दैनिक जीवन से उसका जुड़ा होना बेहद ज़रूरी है। आप अपने जीवन में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो या न पढ़ते हो, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा है जो आप रेगुलरली यूज़ करते ही करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी दैनिक दिनचर्या में वो शामिल होना चाहिए। आपको एज अ गाइड, हेल्प, फैसिलिटेटर हेल्प करना। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कोई भी, वहाँ पे बोला है कि यू ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, तो वो बात अच्छी है कि आपको बच्चे के सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करने, उसको वर्कशीट नहीं दे देनी है, न उसको आकर के फॉर्मूले के माध्यम से करके बेटा उतार लो, ये काम नहीं करना। उसको तरीका बताना है बस। उसको बच्चे को आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, अलग अलग मौके देने हैं कि आओ तुम सॉल्व करो, आओ इस चीज़ को बताओ, इसमें इतना इतना जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ठीक, इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे को एनफ अपॉर्चुनिटी देंगे, एनफ तरीका बताएंगे, एक ही तरीका नहीं कई तरीके से हम उसको बताएंगे, ठीक। कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने कहा जितने भी आप टैग वर्ड्स पढ़ लो, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ें आपसे क्या पूछी हैं और आप क्या चीज़ का जवाब दे रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करके, मैथमेटिक्स, गेम्स और पजल्स का यूज़ करके हम बच्चे को प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनलाइज करना ये है कि हमको क्या करना है, बच्चे के थॉट प्रोसेस का, जो उसके चिंतन करने की प्रक्रिया है, उसका मैथमेटाइजेशन करना है। क्या करना है? मैथमेटाइजेशन करना है। कि जैसे ये जितने भी आपने पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखे उन सब में इन चीज़ों का कहना है। कैसे थॉट प्रोसेस का मैथमेटाइजेशन होगा भाई? तो थॉट प्रोसेस का मैथमेटाइजेशन का अर्थ ये है कि बच्चा जो सम्स को करता है उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर रहा है और उसको अपने सहयोगियों से, सहपाठियों से, पीयर्स से या फिर अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहा है कि देखो ऐसी चीज़ें हैं तो ये होगा, कि मैम देखिए ये है तो ऐसे होगा, मुझे इतने रुपए चाहिए या मुझे ये चीज़ खरीदनी है तो इतना कम पड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? जो चीज़ सीख रहा है उसको अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टैग वर्ड्स थे। इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स पेडागोजी के अदर कंटेंट्स चाहिए, जैसे TLM जिसमें डाइंस ब्लॉक, जियो बोर्ड जैसी तमाम चीज़ें हैं, उसके साथ ही इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बेटर कौन सी होती है? तो इंडक्टिव मेथड बेटर होती है। अगर आपको इन वीडियोज़ में भी कन्फ्यूजन्स हैं तो मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उससे जो है उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप मैथ पेडागोजी सेक्शन को देखें तो इसमें भी स्कोर करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका वैन हिले का आएगा थियरी, या फिर जॉर्ज पॉलिया का जो उन्होंने ब्रॉडर एम्स दिया है और नैरोअर एम्स, जो बहुत इजी है, उसको भी मैंने कराया हुआ है। इसके अलावा आपका मैथ पेडागोजी से जो है NCF से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो NCF वही कॉमन जो आप CDP में पढ़ते आते हैं, EVS में भी देखते हैं, इंग्लिश पेडागोजी में भी देखते हैं, तो वही NCF यहाँ पर भी आपका काम कर जाता है। तो मैथ्स पेडागोजी, इसके साथ सिमेट्री, टेस्टिलेशन, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं आपके मैथमेटिक्स में प्राइमरी लेवल पे, जैसे मेजरमेंट आता है कि नहीं आता है, रेशियो प्रपोर्शन नहीं होता है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स ही हैं जो मैथ पेडागोजी कंटेंट में आते हैं। तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम से पहले, ताकि आप मैथ पेडागोजी में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो है वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।